हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे वाईटी चैनल पर। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज 24 सितंबर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, जिनसे आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और जो भी एक्स्ट्रा डिटेल आपको बताई जाती हैं उन्हें भी आप जरूर नोट करते चलें और वीडियो में पूछे गए सवालों के जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करिए। तो इसके लिए आपको शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। दोस्तों, याद रखना, हर सवाल महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला सवाल आपके पास आ गया है जी। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? पहला सवाल आपके पास है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर, 21 सितंबर, 23 सितंबर या फिर 20 सितंबर? जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे पहले सवाल की तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23 सितंबर। थीम है यहाँ की वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। ये इस बार की थीम रखी गई है, ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आपके लिए। और 23 सितंबर को हमने मनाया है सांकेतिक भाषा दिवस। अब ये क्यों होता है, समझिए। देखिए, सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं के बारे में स्थिति को मजबूत करने के लिए हर साल 23 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। बधिरों के विश्व संघ के अध्यक्ष की तरफ से जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जोसेफ जे मरे। बधिरों का विश्व संघ स्थापित हुआ था 23 सितंबर 1951 को रोम, इटली में। बधिर मुख्यालय का विश्व संघ स्थान है हेलसिंकी, फिनलैंड। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कि इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे पड़ती है। चलिए, सवाल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? 10, 8, 12, 9। तो 2 नंबर के अगर सही जवाब की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, डेनमार्क में फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा 2021 में भारत में 2 अन्य समुद्र तटों पांडिचेरी में ईडन और तमिलनाडु में कोवलम को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। इसके साथ भारत में इन समुद्र तटों की कुल संख्या बढ़कर 10 हो गई। इसका मतलब 8 पहले से थे। इस बार जो 2 नए हैं वो कौन से हैं? पांडिचेरी में ईडन और तमिलनाडु में कोवलम, इन्हें याद रखिएगा। आइए बात करते हैं डेनमार्क की। तो डेनमार्क की राजधानी है कोपनेगम। सबसे बड़ा नगर यहाँ का कोपनेगम है। राजभाषा यहाँ की डेनिश है। यहाँ पर राजशाही सरकार चलती है, जहाँ की रानी है मार्गरोथा सेकंड। प्रधानमंत्री हैं आंद्रेस फाग रासमुसेन। और भारत के 10 ब्लू फ्लैग प्रमाणन तट की अगर हम बात करें तो पहला है शिवराजपुर गुजरात का, दूसरा है घोघला दीव का, कासरकोट कर्नाटक का, कप्पड़ केरल का, रुषिकोंडा आंध्र प्रदेश का, गोल्डन उड़ीसा का, राधानगर अंडमान निकोबार का, पदुबिद्री कर्नाटक का, पौंडीचेरी का ईडन और तमिलनाडु का कोवलम, ये दोनों इस बार आए हैं। तो ये सवाल आप ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है दोस्तों। चलिए, सवाल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो यस बैंक ने क्रेडिट कार्ड के लिए किस भुगतान नेटवर्क के साथ समझौता किया है? यस बैंक ने क्रेडिट कार्ड के लिए किस भुगतान नेटवर्क के साथ समझौता किया है? डिस्कवर, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस या फिर वीजा? सही आंसर की बात करें अगर हम, 3 नंबर का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वीजा। अब देखिए, आरबीआई द्वारा मास्टर कार्ड पर नियामक प्रतिबंध के बाद निजी क्षेत्र के ऋणदाता यस बैंक ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए वीजा के साथ भागीदारी की है। इसकी स्थापना हुई है 2004 में, ठीक है, याद रखिएगा। संस्थापक हैं राणा कपूर और अशोक कपूर। हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई में। और मुख्य लोगों की बात करें तो इसके अध्यक्ष चल रहे हैं सुनील मेहता, एमडी एंड सीईओ चल रहे हैं प्रशांत कुमार। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। चलिए, सवाल नंबर 4 की बात कर ले। सवाल नंबर 4 भी बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की सार्वजनिक अवसंरचना वित्त कंपनी RIC लिमिटेड और जे पाल साउथ एशिया ने डाटा शेयरिंग समझौता किया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय या बिजली मंत्रालय? तो ये किसने किया है? 4 नंबर के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये काम किया गया है बिजली मंत्रालय की तरह। बिजली मंत्रालय और RIC लिमिटेड ऊर्जा मंत्रालय की एक राज्य के स्वामित्व वाली बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी और अब्दुल जिमल पावर्टी एक्शन लैब एशिया ने डाटा साझाकरण समझौता किया है।
इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सेवा वितरण में सुधार करना और उपभोक्ताओं को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। चलिए अब 5 नंबर की बात कर लेते हैं। तो द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया जा रहा है? ये लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में या फिर नेपाल में? तो देखिए 24 से 28 सितंबर की बात है और ये लेह लद्दाख में किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब सही हो जाएगा। 24 से 28 सितंबर तक लेह लद्दाख में शुरू होगा। फिल्म समारोह का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा भारत सरकार के सहयोग से किया जाएगा। अब बात करें लद्दाख की, तो इसकी राजधानी है लेह। यहाँ पर 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर, सांसद यहाँ के जययांग सेरिंग नामग्याल जो कि भाजपा से हैं। उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय लगता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। सारे बच्चों को कमेंट करके जवाब जरूर देना है कि हम कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, सारे बच्चे इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था? एक साथ साझा भविष्य के लिए, तेज उच्च मजबूत एक साथ, जुनून यहाँ रहता है, चमकते दिलों के साथ। तो 6 नंबर का बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक साथ साझा भविष्य के लिए, यानी कि टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। याद रखें, अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा सवाल बन सकता है यहाँ से। बीजिंग 2022 आयोजन समिति ने 2022 शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के आधिकारिक आदर्श वाक्य को एक साझा भविष्य के लिए एक साथ के रूप में घोषित किया है। अब आपको जवाब देना है कि सर जी ओलंपिक अथॉरिटी, इंटरनेशनल ओलंपिक अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहां पर पड़ता है? सारे बच्चे जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 7 की बात करें तो भारतीय जिसे 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा 17 एसटीजी एडवोकेट में से एक के रूप में नियुक्त किया गया है, वो कौन है? इसे याद रखना, अच्छा सवाल है। सोनम वांगचुक, आनंद कुमार, लक्ष्मी अग्रवाल या कैलाश सत्यार्थी? तो अगर हम 7 नंबर के सही जवाब की बात करें तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैलाश सत्यार्थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले 4 नए सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता नियुक्त कर दिए हैं। 4 नवनियुक्त अधिवक्ता हैं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, एसटीएम कार्यकर्ता वैलेंटीना मुनोज, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ और के पॉप सुपरस्टार ब्लैक पिंक। तो इन 4 लोग को नियुक्त किया गया है। इसमें कैलाश सत्यार्थी जी जिन्हें आपको याद रखना है। अब बात करें यूएनओ की, तो यूएनओ के महासचिव इस समय चल रहे हैं एंटोनियो गुटेरस। इसकी स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। इसका हेडक्वार्टर आपको दिखाई पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। हाँ, यहाँ पर स्थापना हुई थी, इसे ध्यान रखना, ठीक है। चलिए संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित द्वारा किस प्रधानमंत्री को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित द्वारा किस प्रधानमंत्री को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी, शेख हसीना, शेर बहादुर देवबा या महिंद्रा राजपक्षे? तो 8 नंबर के सही जवाब की अगर हम बात करें, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चल बी, यानी कि शेख हसीना। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब ये कौन है? चलिए, शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित एसडीजी प्रगति पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार उन्हें गरीबी समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए दिया गया था। यूएनओ के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जी। 9 नंबर का सवाल है, भारत में निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है? बहुत अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली यह किस मंत्रालय ने स्टार्ट की है? विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या फिर श्रम और रोजगार मंत्रालय? चलिए 9 नंबर के सही जवाब की बात करें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने निवेशकों को और व्यवसायिकों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का शुभारंभ किया है। एनएसडब्ल्यूएस एक सिंगल विंडो पोर्टल है जो सरकार के आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने के लिए निवेशकों
या उद्यमियों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा। चल इसे भी याद रखना। सवाल नंबर 10 की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ड्वार्फ कंटेनर ट्रेन सेवा की पहली खेप को किस स्थान पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो ड्वार्फ कंटेनर ट्रेन सेवा की पहली खेप को किस स्थान पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? नई दिल्ली, कानपुर, कोलकाता या चेन्नई? 10 नंबर के सही जवाब की बात करें तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है और यहां पर क्या हुआ है। ठीक है, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से ड्वार्फ कंटेनर ट्रेन सेवा को वस्तुतः हरी झंडी दिखाई। यह मुंबई से लदे ड्वार्फ कंटेनरों की पहली खेप है। आधारित JNPT बंदरगाह भारत में सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। माल को ट्रेन द्वारा अंतर्देशीय कंटेनर डिपो कानपुर ले जाया गया। ठीक है, तो याद रखिए कहाँ ले जाया गया है, ये कानपुर ले जाया गया है। अब बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की। तो जवाहरलाल नेहरू को नाना सेवा बंदरगाह के नाम से भी आप जानते हैं। अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित प्रमुख बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। यहाँ से सबसे ज्यादा कैंटरिंग होती है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब 11 नंबर की बात कर लेते हैं। अच्छा सवाल है ये भी। OECD ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत अनुमानित रहने की बात की है? GDP की रेट कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया है? तो 11 नंबर के सही जवाब की बात करें अगर हम लोग तो ये जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9.7%। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानों को 0.2 अंक घटाकर 9.7% कर दिया है। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए OECD ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 7.9% बढ़ने का अनुमान लगाया है, जबकि पहले 8.2% आकी गई थी। अब याद रखिएगा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन मुख्यालय कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पेरिस, फ्रांस में। आर्थिक सहयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 30 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर के सवाल की बात करें तो फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया है? अच्छा सवाल है। फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया है? राजन वढेरा, तरुण बजाज, राजीव अग्रवाल या फिर राजीव चौधरी? तो 12 नंबर के सही जवाब की बात करें तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजीव अग्रवाल। फेसबुक इंडिया ने पूर्व IAS अधिकारी राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया है। फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी। इसके CEO हैं मार्क जुगलबर्ग और फेसबुक मुख्यालय कैलिफोर्निया में पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए अब बात कर लेते हैं 13 नंबर की। तो कौन एक छत के नीचे रेल और बंदरगाह कनेक्टिविटी, कार्गो और गोदाम सुविधाएं, चाय पीसने, सम्मिश्रण, पैकेजिंग और अन्य उपयोगिता सेवाओं के साथ चाय पार्क की स्थापना कर रहा है? तो कौन सा राज्य है जिसने चाय पार्क की स्थापना की है, इसे आपको बताना है। 13 नंबर का सही जवाब अगर आप देखें तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इनमें से चाय के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो सबसे फेमस है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम। असम कामरूप जिले में चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित कर रहा है। इस चाय बागान में एक छत के नीचे रेल और बंदरगाह कनेक्टिविटी, कार्गो और गोदाम सुविधाएं, चाय पीसने के अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं होंगी। अब बात करते हैं असम की। तो असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। 33 जिले हैं यहाँ पे। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हैं हिम्मत बिस्वा राम जो कि भाजपा से हैं। विधानसभा की सीटें हैं 126, राज्यसभा की सीटें हैं 7 और लोकसभा की सीटें हैं 14। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कि असम में हाल ही में कौन सा नया जिला जोड़ा गया और कौन से 2 नए पार्क घोषित हुए। तो कौन सा एक नया जिला आया है और कौन से 2 नए पार्क आए हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की करंट आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो की पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं मुलाकात करूंगा कल नई वीडियो, नई करंट और नई ऊर्जा के साथ। आज के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।